शिल्पा और ललित की शादी को 1.5 साल हो गए थे। दोनों अपनी जॉइंट फैमिली से दूर बेंगलुरु में एक फ्लैट में रह रहे थे। बेबी सुनो ना, कितने दिनों से तुमने मुझे किस्सी नहीं दी। अरे मेरा बेटा, किस्सी चाहिए? चिक्कू पे किस्सी करो, चिक्कू पे। दोनों मियाँ बीवी प्यारी प्यारी बातें कर रहे होते हैं, तभी दरवाजे पर पड़ोसन की आती है। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया लव बर्ड्स को? अरे क्या भाभी, इसमें क्या डिस्टर्ब, आओ। कोई जेठ जेठानी के साथ थोड़ी ना रह रहे हम, घर खुला है अपना, एवरीबडी इज वेलकम। मुझे तो लगता है हम दोनों बैचलर्स हैं और हमारे आसपास वाले हमारे बेंचमेट्स। पर मुझे नहीं लगता अब ऐसा रहने वाला है। क्या? ऐसा क्या पता चला है आपको भाभी? मैं पहले ही बता देता हूँ। शिल्पा, मेरा किसी के साथ चक्कर नहीं है, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। चक्कर? कैसे चक्कर? भाभी ने तो चक्कर का नाम भी नहीं लिया। कौन है वो उल्टा? वेलकम टू द जंगल। मैं क्या कह रही हूँ और तुम दोनों क्या कह रहे हो? अब तुम दोनों का प्यार मोहब्बत और कलेश खत्म हो गया हो तो जरा अपना फोन उठा लो। तुम्हारी सास मुझे फोन कर रही है बार बार। शिल्पा भागती हुई कमरे में जाती है और देखती है उसके फोन में उसकी सास के 5, जेठानी के 4 और ननद के 3 मिस कॉल है। ये सब ना तुम्हारी गलती है ललित। जब भी तुम घर पर रहते हो ना, मेरा दिमाग फोन पर जाता ही नहीं है। बात करती हूँ मम्मी जी से, जरूर कुछ इंपॉर्टेंट बात हुई होगी, वरना पूरा घर मिलकर क्यों कॉल करता। शिल्पा अपनी सास को फोन लगाती है। प्रणाम कह रहे हैं मम्मी जी, सब कुशल मंगल? हमारे यहाँ तो सब कुशल मंगल ही है बेटा, पर तुम्हारे यहाँ भी जल्दी कुशल मंगल हो जाए इसलिए तुम्हारे जेठ जी को एक ताबीज देकर भेज रहे हैं। क्या माँ जी, आप बिना ताबीज से बच्चा थोड़ी ना होता है। पता है मुझे ताबीज से बच्चा नहीं होता, पर उससे बुद्धि तो आएगी तुम्हें। पता नहीं 1.5 साल से अकेले हो, उसके बाद भी बच्चा कैसे नहीं ठहर रहा तुम्हें। अच्छा, हम वीडियो कॉल कर रहे हैं, उठाओ जरा। अपनी सास के मुंह से वीडियो कॉल का नाम सुनकर शिल्पा के हाथ पैर कांप जाते हैं और वो फोन बिस्तर पर रखकर भागती हुई अपने पति के पास हॉल में आती है। ललित, मैंने स्लीवलेस टॉप पहन रखी है, माँ जी फोन कर रही है। अरे तो फोन में उन्हें क्या पता चलेगा तुमने स्लीवलेस टॉप पहनी है या लहंगा पहन रखा है। ललित, वो सास है सास, वीडियो कॉल करके क्रॉस चेक कर सकती है। ये लो मेरा दुपट्टा अपने सर पर डालो। अब नीचे क्या पहन रखा है ये तो तुम्हारी सास कैमरा नीचे करवा के दिखाने को तो बोलेगी नहीं, और अगर बोला तो पैर पर चद्दर डाल लेना। चलो जल्दी जाओ वरना उन्हें शक हो जाएगा। अपने सर पर दुपट्टा रखकर शिल्पा किसी तरह अपनी सास से वीडियो कॉल पर बातें करके सारा मैटर हैंडल करती है। जी जी जेठानी जी, पर जब जेठ जी आ ही रहे थे तो आप भी साथ में आ जाती, इसी बहाने आपका देवर से मिलना भी हो जाता। ये बहुत याद करते हैं आपको। अरे निकलने की तो इन्होंने टिकट बना ली है, आज रात को ये निकल जाएंगे, लौटते वक्त कुछ हो सकता है। मैं बात करती हूँ माँ जी से, हो पाए तो मैं हिमांशु के साथ ही आ जाऊंगी बेंगलोर, और वहां से ना हम तीनों वापस आ जाएंगे, सबका मिलना भी हो जाएगा इसी बहाने। अच्छा चल मैं रखती हूँ शिल्पा, जरा ब्लाउज की ना बाही बड़ी बनवा कर, कैसे स्लीवलेस सी ब्लाउज पहन रखी है तूने, साड़ी के पल्लू से ना हाथ साफ साफ छलक रहा है, अच्छा नहीं लगता। वो तो अच्छा है माँ जी का ध्यान नहीं गया, वरना अभी तुम्हारे जेठ के साथ तुम्हारी सास भी बेंगलुरु पहुंच जाती। जी सॉरी भाभी। अगली शाम हमेशा की तरह शिल्पा और ललित सोसाइटी में वॉक करने निकलते हैं। एक वीडियो कॉल संभालने के पीछे इतना बड़ा घूंघट करना पड़ता है मुझे। जब जेठ जी सामने होंगे तब क्या होगा? एक काम करो, 2-3 लंबे मोटे दुपट्टे खरीद लो तुम, जैसे भैया आए मुंह पर दुपट्टा डाल लेना, बाकी तुम ट्रैक पैंट टी शर्ट पहन सकती हो। मैंने भैया को बताया था कि तुम यहाँ पर टी शर्ट ट्रैक पैंट पहनती हो, ध्यान रखना उन्हें हॉट पैंट का पता ना चले, नहीं तो मुझे पैंट पहनने लायक नहीं छोड़ेंगे वो। ठीक है 2 दिन की बात है, ट्रैक पैंट और टी शर्ट पहनकर मैनेज कर लूंगी मैं। पर उससे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे भैया मुझसे बात नहीं करते। अब मुझे उन्हें खाना पूछना होगा, पानी देना होगा, तो ये कैसे होगा? और वो 2 दिन के लिए आएंगे तो बाहर भी निकलेंगे, तो उन्हें रास्ता समझाना भी होगा। पर बिना बात के ये कैसे संभव होगा? तुम ये 2 दिन ऑफिस नहीं जा रहे हो बस। देखो वो तो मैं वैसे भी नहीं जाने वाला था, मैंने सोच लिया था अगर भैया यहाँ रहेंगे तो मैं भी यहीं रहूंगा, वरना तुम दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगा कैसे। देखो 2 घंटे में भैया पहुंचती होंगे, तुम जाकर घर से हमारी ओवर रोमांटिक फोटोज हटा दो, बाकी मैं भैया को स्टेशन पर लेने जा रहा हूँ, और हाँ जरा घूंघट का ध्यान रखना प्लीज। और रात के ठीक 11 बजे सिकंदर को लेकर ललित अपने घर पहुंचता है। दरवाजे की घंटी बजती है और लंबा सा घूंघट निकाले साड़ी में शिल्पा दरवाजा खोलती है। प्रणाम भैया। अरे शिल्पा, ये मैं हूँ, भैया दूसरी तरफ है। अच्छा, इतना बड़ा घूंघट है ना, भैया दिखाई नहीं दिए, माफ कीजिएगा। प्रणाम। जर्नी ठीक रही भैया?
हमारे यहाँ बहू से कोई बात नहीं होती। खैर जीती रहो, एक गिलास पानी ला दो, फिर मैं जरा सोने जाऊंगा। काफी लंबी जर्नी करके आया हूँ। सिकंदर पूरे घर को देखता है और जाकर सोफे पर बैठ जाता है। फ्लैट को काफी अच्छा मेंटेन रखते हो तुम, अच्छी बात है ललित। है जी भैया, वैसे ये सब मैं नहीं करता, सारा काम आपकी बहू करती है। झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन, मेरा ख्याल रखना, सारे के सारे काम शिल्पा ही करती है। अरे शिल्पा, जरा पानी लेकर आओ ना। शिल्पा लंबे से घूंघट में पानी का ग्लास लाकर ललित के सामने खड़ी हो जाती है। जी जी पानी। वो घूंघट लेकर फिल्टर से पानी लेने की आदत नहीं है ना, तो जरा देर हो गई। ये मैं हूँ शिल्पा, भैया उस तरफ है, रुको मैं तुम्हारी डायरेक्शन जरा बदल देता हूँ। ललित शिल्पा के हाथ को अपने भैया के हाथ की तरफ करता है तो सिकंदर घबरा जाता है। ये क्या कर रही हो बहू? दूर दूर दूर, तुम अभी मुझे छू देती। तुम्हें पता है तुम अगर मुझे छू दोगी तो कितनी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बवासीर हो जाएगी। ऐसी बात नहीं है भैया, भगवान की कसम खाकर कहती हूँ, आज तक मैंने जिसे भी छुआ है ना, किसी को बवासीर नहीं हुआ। अब इन्हें ही देखिए ना, आपके सामने बराबर से बैठे हैं ना। जाने दीजिए भैया, लगता है घूंघट लंबा है ना तो कान में आवाज नहीं जा रही है, मैं समझा दूंगा। तुम पानी यहाँ लाओ, मैं भैया को दे देता हूँ। सिकंदर पानी पीकर सोने के लिए कमरे की ओर बढ़ रहा था कि 2 कदम आगे जाती ही उसके कदम ठहर गए। यहाँ तो एक ही कमरा है, इस कमरे में बिस्तर पर तो बहू सोई होगी। बहू के सोए हुए बिस्तर पर मैं नहीं सो सकता। मैं यहाँ बाहर सोफे पर सो जाऊंगा, तुम मेरे लिए एक तकिया और चादर का इंतजाम कर दो बस बहू। ललित भागकर अपने कमरे में जाता है और एक चादर और तलैया लाकर सोफे पर रख देता है। इसके बाद दोनों पति पत्नी अपने कमरे में चले जाते हैं। थैंक यू शिल्पा, तुमने तो मेरी सोच से भी ज्यादा कर दिया। तुम साड़ी पहन कर आई, ओ माय गॉड, सच में तुम हर बार प्रूव कर देती हो कि तुमसे अच्छी लाइफ पार्टनर मुझे मिल ही नहीं सकती थी। चलो अब सो जाओ। सुबह के 5 बजे ललित और शिल्पा गहरी नींद में सो रहे थे कि एक अजीब सी आवाज से दोनों की नींद खुलती है। ये सुबह सुबह गार्गल कौन कर रहा है? हमारे पड़ोसियों में इतनी सिविक सेंस तो थी। लगता है सेक्रेटरी से कंप्लेंट करनी पड़ेगी। कंप्लेंट तो होगी, पर हमारी भैया की नींद खुल गई है, मुझे भी उठना पड़ेगा। ललित की नींद अभी पूरी तरह टूटी भी नहीं थी कि उसका फोन बज जाता है। फोन पर उसके सीनियर का कॉल था। ललित कॉल रिसीव करता है। क्या आज बॉस आ रहे हैं? मैं नहीं मान रहा सर। नहीं, मेरा मतलब है कि बॉस को आज ही आना था। 2 दिन के लिए बॉस अपनी पूरी टीम के साथ आ रहे हैं। आज नहीं गया तो मतलब मेरी नौकरी गई। ठीक है सर। क्या हो गया ललित, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया है? और तुम ये फोन पर क्या कह रहे थे? अगर आज मैं ऑफिस नहीं गया तो नौकरी से हाथ धो बैठूंगा, और अगर यहाँ नौकरी नहीं रहेगी तो हम दोनों को फिर उसी घर में जाना पड़ेगा जहाँ तुम्हें 24 घंटे साल के 365 दिन घूंघट में रहना पड़ेगा। इसलिए बस 2 दिन की बात है, मैनेज कर लो, मेरा ऑफिस जाना बहुत जरूरी है। और इसी बात पर ललित अपनी प्यारी बीवी को छोड़कर ऑफिस भाग जाता है। पराठे और आलू की सूखी सब्जी, ये ठीक है, इससे सिंपल और क्या ही बनाऊं। साथ में दही भी दे दूंगी, भैया खुश हो जाएंगे। बस आज की बात है, कल जेठानी जी और हिमांशु आ ही जाएंगे और रात तक सभी लौट जाएंगे। शिल्पा टी-शर्ट और पैंट में खाने की प्लेट लेकर बाहर आती है और डाइनिंग टेबल पर रख देती है। भैया नहीं दिख रहे, अभी तो यहीं थे। तभी शिल्पा को सिकंदर के खांसने की आवाज आती है। वो टेबल पर रखे पानी के गिलास को उठाती है और भागती हुई बालकनी में जाती है। पानी लीजिए भैया। अरे खांसती रहेंगी क्या, पानी भी लेंगे। भैया पानी लीजिए, आपको कुछ हो गया तो भाभी को क्या जवाब दूंगी मैं। सिकंदर बड़ी बड़ी आंखों से शिल्पा को देखता है और कमरे से बाहर चला जाता है। ये भैया दीवार की ओर मुंह करके क्यों खा रहा है? 2 ही पराठे दिए थे, और को पूछ लेती हूँ। भैया 1 पराठा दूं? गले की टॉन्सिल बढ़ गई है लगता है। टेबल पर पानी भी नहीं है, ले जाती हूँ। 1 पराठे के साथ पानी का ग्लास लिए शिल्पा सिकंदर के सामने खड़ी हो जाती है और फिर से अपनी बहू को बिना घूंघट के देखकर सिकंदर हड़बड़ा जाता है और जोर जोर से खांसने लगता है। ताबीज की मुझसे ज्यादा आपको जरूरत है भैया, बहुत ही ज्यादा गला खराब है आपका। कहीं आपको कोई भयंकर बीमारी तो नहीं हो गई ना? कल के जाते आज ही जाना पड़ेगा लगता है। गुस्से में सिकंदर फिर से बालकनी में चला जाता है और दरवाजा बंद करके ललित को फोन लगाता है। अरे बहुरिया को शर्म है कि नहीं? बिना घूंघट के बार बार मेरे सामने आ जा रही है और ऐसे आकर खड़ी होती है कि कभी भी हाथ टच हो जाए। तुम्हें पता है ना, जेठ अपने छोटे भाई की बीवी को टच नहीं करता।
हे भगवान, सॉरी भैया, लगता है शिल्पा भूल गई होगी कि उसे घूंघट लेना है। यहाँ मेरे सामने घूंघट लेकर नहीं रखती ना, इसलिए। ललित फौरन शिल्पा को फोन लगाता है। अच्छा, इसलिए भैया बार बार खांस रहे थे। और मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया, कल तो मैंने साड़ी पहन रखी थी तो फट से घूंघट लेना याद रह रहा था। आज तो टॉप और पैंट पहन रखा है ना मैंने। अच्छा ललित, मान लो भैया से मैं टच हो गई तो? अरे भैया, हमारे में अगर जेठ गलती से बहू को छू दे तो उसे बहू को बहुत सारे तोहफे देने पड़ते हैं। अरे वाह, अब तो तुम आराम से ऑफिस में रहो। शिल्पा बड़ा सा घूंघट ओढ़कर अपने जेठ के सामने जाती है। सॉरी भैया, वो गलती हो गई। ये कैसी माफी है भैया, आप दूसरी ओर देख रहे हैं, घूंघट में हूं मैं। हाँ हाँ, माफ किया। ना, सिर्फ माफी से नहीं होगा भैया, आपको आशीर्वाद भी देना होगा। आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तभी तो हमारा वंश आगे बढ़ेगा। मैं आपको छू नहीं रही हूँ भैया, दूर से ही आपकी पैर की ओर हाथ करके झुक जाती हूँ। आप मेरे सर के ऊपर जरा हाथ रखकर आशीर्वाद दे दीजिए ऊपर से ही। दूधो नहाओ पूतो फलो। सिकंदर शिल्पा के सर के ऊपर हवा में हाथ करता है कि शिल्पा खड़ी हो जाती है और उसके सर से उसकी जेठ का हाथ टच हो जाता है। बस फिर क्या था, सिकंदर फट से अपनी जेब से पर्स निकालकर बिस्तर पर रखकर चला जाता है। अगर इस तरह हर महीने 2 बार भी भैया आ गए तो अच्छी खासी कमाई हो जाएगी मेरी। बस घूंघटी तो करना है और की भाषा समझनी है। सिकंदर अब पैसे लुटाने को तैयार नहीं था। वो सीधा सामान उठाता है और वापस जाने की बस में बैठ जाता है। अब कुछ भी पहुंचाना हो तो माँ जाए या बहू की जेठानी जाए, मैं नहीं जाने वाला। खामखा 15,000 के नीचे आ गया। सुबह किचन में दक्षा नाश्ता बना रही थी, तभी नेहा किचन में आई। गुड मॉर्निंग भाभी। भाभी, मम्मी जी ने मुझे पूड़ियाँ बनाने को कहा है। गुड मॉर्निंग नेहा। अरे नहीं, मैंने पूड़ियाँ बना ली है और बाकी सब बस हो ही गया है। तुम जाकर डाइनिंग टेबल पर प्लेट्स लगा दो। जी भाभी। नेहा प्लेट्स लेकर बाहर चली गई। इन दोनों देवरानी जेठानी का यही हाल था। दोनों आपस में बस काम जितनी ही बातें करती थी। बाहर डाइनिंग टेबल पर रवि और सुमित चाय पी रहे थे और दोनों अपनी पत्नियों के इस बिहेव को नोटिस भी कर रहे थे। भैया, एक बात समझ नहीं आती, इन दोनों के बीच इतनी शांति क्यों रहती है? मुझे तो लगता है जैसे हमारे घर में कोई पीस ट्रीट डिजाइन हुई हो। न लड़ाई, न हंसी मजाक, एकदम सन्नाटा। देवरानी जेठानी वाले तो गुण है ही नहीं इनमें। अरे चुप कर, नई नई शादी हुई है अभी तुम्हारी और नेहा की। तो नेहा को अभी दक्षा से खुलने में थोड़ा वक्त लगेगा। तू फालतू का दिमाग मत लगा, शांति है तो शुक्र मना, वरना जिस दिन ये दोनों एक टीम बन गई ना, हमारी खैर नहीं। जो भी हो भैया, इतनी शांति भी बर्दाश्त नहीं होती। तभी नेहा प्लेट्स लगाने डाइनिंग टेबल तक पहुंच गई और उसे देखकर दोनों भाई भी चुप हो गए। तभी वहां सुमित्रा जी आई और उन्होंने फरमान सुना दिया। सुमित्रा जी की बात किचन में दक्षा ने भी सुनी और वो वहां आ गई। सुनो सब लोग, कल से नीचे वाले कमरों का रेनोवेशन का काम शुरू हो रहा है, तो सब अपना काम जल्दी खत्म कर लेना। मिस्त्री सुबह 8 बजे आ जाएगा। कल से मम्मी जी? पर फिर हम लोग कहाँ रहेंगे? हमारा कमरा तो नीचे ही है। अरे आज नहीं तो कल इस घर का रेनोवेशन करना ही था। कितना पुराना सा हो गया है, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? 15 दिन की तो बात है। तू एक काम कर, तू ना अपना और सुमित का जरूरी सामान लेकर दक्षा के कमरे में शिफ्ट हो जा। मेरे कमरे में मतलब? हाँ मम्मी जी, पर मेरा कमरा थोड़ा छोटा है। पर हम दोनों, मेरा मतलब है कैसे? अरे तो कौन सा तुम्हें वहां कबड्डी खेलनी है? 2 औरतें आराम से रह सकती हो। जो मैंने कहा है बस वैसा ही होगा। एक मिनट एक मिनट, नेहा तो भाभी के कमरे में रहेगी, तो मैं क्या बालकनी में सोऊंगा? मम्मी मेरे बारे में भी तो कुछ सोचिए। अरे बाबा, सोचा है मैंने तेरे और रवि के बारे में भी। तू और रवि ऊपर वाले हॉल में सो जाना। वहाँ वैसे भी सोफे और गद्दे पड़े हैं, तो तुम लोगों को वहाँ सोने में कोई तकलीफ नहीं होगी। मम्मी हॉल में? वहाँ तो मच्छरों की बारात आती है रात को। अरे पार्टी होती है उनकी रात को। मैं नहीं सोऊंगा वहाँ, इन मच्छरों को मेरा खून कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता है। अरे चुप कर भाई, 15 दिन की बात है, एडजस्ट कर लेंगे। और वैसे भी इन दोनों को एक दूसरे के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम बिताने का भी मौका मिल जाएगा, क्यों दक्षा? हाँ हाँ, बड़ी मस्करी सूझ रही है आपको। यहाँ मुझे टेंशन हो रही है और ऐसे नेहा के साथ में कैसे रहूंगी? रहन सहन में और मेरे रहन सहन में काफी अंतर है। और फिर हमारी ज्यादा बातें भी तो नहीं होती है। और अभी वो नई नहीं आई है तो मैं ठीक से उसे अभी जानती तक नहीं। दक्षा और नेहा एक दूसरे को देखकर एक बहुत ही अजीब और नर्वस सी मुस्कान देती है। दोनों के दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि 15 दिन एक ही कमरे में वो कैसे रहेंगे। खैर अब वो दोनों क्या ही कर सकती थी। सुमित्रा जी ने तो अपना हुक्म सुना दिया था।
नेहा बेमन से अपना सामान लेकर दक्षा के रूम में 15 दिनों के लिए शिफ्ट हो गई। रात में दक्षा के कमरे में ऐसा सन्नाटा था कि सुई गिरे तो उसकी भी आवाज आ जाए। नेहा अलमारी में कपड़े बहुत ही धीरे धीरे साइड में रख रही थी ताकि पॉलिथीन की आवाज भी ना आए, और दक्षा बेड के एक कोने में सिमट कर अपनी किताब पढ़ रही थी। मम्मी जी के कहने पर मैं भाभी के कमरे में रहने तो आ गई, पर पता नहीं कैसे ये 15 दिन कटेंगे। मुझे तो समझ नहीं आएगा कि कौन सी बात उन्हें कब मेरी बुरी लग जाए। नहीं, मुझे बहुत संभल कर रहना होगा। उनको भी तो कितना अजीब फील हो रहा होगा इस कमरे में मेरे अचानक आने से। भाभी, वो मैंने कपड़े सेट कर दिए हैं अलमारी में, क्या मैं लाइट ऑफ कर दूं? आपको डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा? अरे नहीं नहीं नेहा, तुम लाइट्स ऑन रहने दो, तुम्हें शायद अभी नींद नहीं आ रही होगी, तुम फोन चला लो। मैं तो वैसे भी ऐसे ही पढ़ रही थी। नहीं नहीं भाभी, आप पढ़िए प्लीज। अगर आपको लाइट से प्रॉब्लम है तो मैं वो अपना स्लीप मास्क पहनकर सो जाऊंगी, आप आराम से पढ़िए। अरे कैसी बातें कर रही हो नेहा तुम छोटी हो, तुम आराम से सो जाओ। मैं वो छोटी वाली टेबल लैंप चला लूंगी। दोनों एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करने के चक्कर में इतनी फॉर्मेलिटी कर रही थी कि घुटन होने लगी थी। आखिरकार दोनों बिना बोले लाइट्स बंद करके सो गई। उधर हॉल में जमीन पर गद्दे थे, दोनों भाई वहीं लेटे हुए थे। तभी सुमित ने अपने गाल पर जोर से थप्पड़ मारा। यार भैया, ये मच्छर तो मुझे और जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और ऊपर देखो, कमरे में एकदम सन्नाटा है। पक्का नेहा और भाभी एक दूसरे से 1 फुट की दूरी बनाकर चुपचाप छत पर घूर रही होंगी। तो उनकी टेंशन छोड़ और ओडोमोस लगाकर सो जा, अभी 14 रातें और काटनी है यहाँ। ऊपर कमरे में दक्षा और नेहा दोनों की आंखें खुली हैं। दोनों करवटें बदल रही हैं और मन ही मन बस दिन गिन रही है कि कब ये रेनोवेशन खत्म हो और वो अपने अपने कमरों में आजादी से सांस ले सके। दूसरे दिन सुबह नेहा बालकनी में अपने कुछ कपड़े और एक खूबसूरत लाल रंग की बनारसी साड़ी सुखा रही थी। तभी दक्षा हाथ में चाय का कप लेकर बालकनी में आई। अरे वाह नेहा, ये साड़ी तो बहुत ही सुंदर है, इसका डिजाइन और बॉर्डर तो एकदम अलग है। थैंक यू भाभी, ये मेरी फेवरेट साड़ी है। पापा ने मेरी पहली एनिवर्सरी के लिए स्पेशली बनारस से मंगवाई थी, पर कल अलमारी शिफ्ट करते वक्त ये थोड़ी दब सी गई थी तो सोचा थोड़ी हवा लगा दूं। सच में बहुत प्यारी है, मुझे भी ऐसी साड़ियाँ बहुत पसंद है। इसका फैब्रिक कितना सॉफ्ट है और इस कलर की साड़ी तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। हाँ भाभी, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसे पहनने के बाद भी वजन भारी नहीं लगता। आपको पसंद है तो आप पहन कर देखिएगा किसी फंक्शन में, आप पर ये कलर बहुत जचेगा। अरे नहीं नहीं, ये तुम्हारी खास साड़ी है, पर हाँ, अगर मुझे कभी ऐसी साड़ी लेनी हुई तो मैं तुम्हारे पापा से ही कहूंगी कि वो बनारस से मंगवा दे। नेहा खुश होकर हाँ में सिर हिला देती है। उस लाल बनारसी साड़ी ने दोनों के बीच बातचीत का एक नया रास्ता खोल दिया था। दोनों बालकनी में ही खड़ी साड़ियों के बॉर्डर और डिजाइन पर बात करने लगी। बातचीत करते करते वो फॉर्मेलिटी की दीवार पर धीरे धीरे गिर रही थी। पता है नेहा, ऐसी ही लाल रंग की एक साड़ी मम्मी जी को भी बहुत पसंद आई थी किसी शादी में। अच्छा, फिर उन्होंने ली क्यों नहीं? अरे वो बहुत महंगी थी। जब पापा ने भी कीमत सुनी ना तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उसके बाद मम्मी जी ने 2 दिन तक पापा जी से सीधे मुँह बात तक नहीं की थी और उन्हें ताने मार-मार कर उनका बुरा हाल कर दिया था। सच में भाभी, मम्मी जी और उनके ताने, मुझे तो लगता था कि वो बस हमें ही काम के लिए डाँटती है, पर उन्होंने तो पापा जी तक को नहीं छोड़ा। अरे वही तो, मम्मी जी जब ताने मारने पर आती है ना तो पापा जी भी चुपचाप घर से बाहर खिसक लेते हैं। ये सुनकर दोनों पहली बार एक साथ खुलकर हंस रही थी। सास की इस छोटी सी गॉसिप ने देवरानी जेठानी के रिश्ते की बर्फ को पूरी तरह से पिघला दिया था। अब दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल महसूस कर रही थी। कुछ दिन ऐसे ही मजे से बीत गए। नीचे कमरों का रेनोवेशन जोरों पर था। एक दिन मिस्त्री दीवारों पर करने के लिए कलर का शेड कार्ड लेकर आया। हॉल में पूरा परिवार खड़ा था। अरे बाप रे, ये तो बहुत सारे रंग है, मेरा तो सिर चकरा रहा है। दक्षा, नेहा, तुम दोनों ही बता दो कि नीचे वाले कमरों में कौन सा कलर करवाएं? मुझे लगता है कि कमरों में, मम्मी जी मेरे हिसाब से तो पिस्ता ग्रीन अच्छा होगा, पिस्ता ग्रीन अच्छा होगा। दोनों ने एक साथ ही कलर का नाम लिया और फिर हैरानी से एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा उठी। क्या बात है, दो जिस्म एक जान। अभी कुछ दिन पहले तो एक दूसरे से मन नहीं मिलते थे और आज तुम दोनों की पसंद इतनी कैसे मैच हो गई भाई। मैंने कहा था ना, जिस दिन ये दोनों एक टीम बन गई हमारी तो खैर नहीं, अब देख ले। चलो, ये भी अच्छा है, इसी बहाने दोनों में कोई तो बात एक जैसी निकली, वरना मुझे तो लग रहा था दोनों अलग अलग कलर पर बहस करेगी। ठीक है भैया, कमरों के लिए पिस्ता ग्रीन रंग ही मंगवा लो। उस रात करीब 1 बजे दक्षा और नेहा दोनों को नींद नहीं आ रही थी। दक्षा ने करवट बदली और देखा कि नेहा भी अभी तक जाग रही है। नेहा, नींद नहीं आ रही है क्या? नहीं भाभी, पता नहीं क्यों आज नींद क्यों उड़ गई है। चाय पिएगी मस्त अदरक वाली? सच में? पर मम्मी जी जाग गई तो डांट पड़ जाएगी रात को किचन में आवाज करने पर। अरे कुछ नहीं होगा,
हम चुपचाप दबे पाँव जाकर बना लेंगे, चलो उठो। दोनों चुपचाप किचन में गई, चाय बनाई और वापस कमरे में आ गई। अब कमरे में वो पहले दिन वाला सन्नाटा नहीं था, बल्कि एक प्यारी सी गर्माहट थी। पता है नेहा, रवि ना रात को बहुत तेज खर्राटे लेते हैं। शुक्र है इन 15 दिनों के लिए मुझे उनकी खर्राटों से आजादी मिल गई। मैं तो शांति से सो पा रही हूँ। अरे भाभी, आप खर्राटों की बात कर रही है? सुमित का भी यही हाल है। और तो और वो सोते हुए पूरी चादर गोल गोल घुमाकर खुद ओढ़ लेते हैं। मैं तो रात भर ठंड से सिकुड़ती रहती हूँ। ये सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं, बस अपनी नींद से मतलब है इन्हें। हाँ सही कहा भाभी आपने। मेरी मम्मी भी यही कहती है पापा के लिए। एक बार पता है क्या हुआ, पापा जोर से खर्राटे ले रहे थे, तभी मैंने पापा की नाक पर क्लिप लगा दी। तुम तो बड़ी नटखट थी मायके में। अच्छा अब बताओ, पापा ने क्या किया उसके बाद? फिर क्या था, पापा हड़बड़ाकर उठ गए और मुझे ऐसी डांट लगाई कि क्या ही बताऊं भाभी। हाँ डांट तो पड़नी ही थी। पता है मैं भी तुम्हारी तरह बहुत बदमाश थी बचपन में। फिर बड़ी हुई, मायका छूटा और जैसे सब कुछ छूट सा गया। हाँ भाभी वो बात तो है। मायका मायका होता है और ससुराल ससुराल। देख निया, हमें बात करते करते कितनी देर हो गई है। चल अब सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठकर घर का काम भी करना है। और रही बात मायके की, तो अफ़सोस होता है, लेकिन अब कोई अफ़सोस नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ भी एक सहेली जो मिल गई है। हाँ भाभी, अब हम दोनों साथ में ऐसे ही रहेंगे, बिल्कुल सहेलियों जैसे। उस रात चाय के कप के साथ दोनों ने अपनी पतियों की खूब चुगली की, अपने मायके की खट्टी-मीठी यादें शेयर की और खूब हँसी-मज़ाक किया। 15 दिन काटने की जो मजबूरी थी, वो अब एक खूबसूरत दोस्ती में बदल चुकी थी। अब वो सिर्फ देवरानी-जेठानी नहीं, बल्कि पक्की सहेलियाँ बन गई थी। समय कैसे बीत गया किसी को नहीं पता चला। 15 दिन मानो पंख लगाकर उड़ गए। एक सुबह सुमित्रा जी डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करते हुए वो घोषणा करती है, जिसका रवि और सुमित को बेसब्री से इंतजार था। चलो भाई मिस्त्री और पेंटर का काम खत्म हुआ। नीचे का कमरा एकदम चकाचक हो गया। पिस्ता ग्रीन रंग भी बहुत खिल रहा है। नेहा बेटा, आज दोपहर में तू अपना और सुमित का सामान वापस अपने कमरे में शिफ्ट कर लेना। थैंक गॉड मम्मी, आखिरकार मेरे हॉल वाले वनवास का अंत हुआ। अब मैं भी शांति से एसी में सो पाऊंगा बिना मच्छरों से लड़े। हाँ भाई, मेरी तो पीठ में दर्द होने लगी जमीन पर सो सोकर। चलो आज से रूटीन वापस नॉर्मल। फाइनली हो गया ये रेनोवेशन का काम। दोनों भाई खुश थे, लेकिन अगर किसी के चेहरे की मुस्कान गायब थी, तो वो थी दक्षा और नेहा। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में वो खुशी नहीं थी जो 15 दिन पहले इस आजादी के लिए छटपटा रही थी। दोनों को एहसास हो गया कि अब वो आधी रात की चाय, गपशप और हंसी मजाक का सिलसिला शायद टूट जाएगा। रात तक नीचे का कमरा पूरी तरह से सेट हो चुका था। सुमित अपने बिस्तर पर लेटा नेहा का इंतजार कर रहा था। घड़ी में 11 बज रहे थे, लेकिन नेहा का कोई अता पता नहीं था। सुमित झुंझला कर उठा और ऊपर दक्षा के कमरे की तरफ गया। कमरे के बाहर रवि भी हाथ में पानी की बोतल लिए खड़ा था। भैया, ये क्या मजाक चल रहा है? क्या हुआ? तू यहाँ ऊपर क्या कर रहा है? तेरा कमरा तो बन गया है ना? कमरा तो बन गया है भैया, पर मेरी पत्नी कहाँ है? मैंने आधे घंटे पहले नेहा से कहा था कि चलो नीचे, तो बोली बस 5 मिनट दक्षा भाभी की एक साड़ी फोल्ड करवा दूं। फिर आती हूँ। ये कौन सी साड़ी है जो आधे घंटे तक फोल्ड ही नहीं हो रही है? साड़ी फोल्ड नहीं हो रही है मेरे भाई, यहाँ तो अलग ही पंचायत चल रही है, जरा देख अंदर। सुमित ने दरवाजे से झांक कर देखा, तो अंदर दक्षा और नेहा एक ही चादर ओढ़े बेड पर बैठी थी। दक्षा के हाथ में मोबाइल था और नेहा को किसी रिश्तेदार की फोटो दिखाकर कुछ बता रही थी, जिस पर दोनों मुंह पर हाथ रखकर जोर जोर से हंस रही थी। साड़ियां साइड में वैसे ही बिखरी पड़ी थी। भैया, ये वही दोनों है ना जो 15 दिन पहले एक दूसरे को देखकर फॉर्मल स्माइल देती थी? मुझे तो लग रहा है जैसे मैं किसी गर्ल्स हॉस्टल के बाहर खड़ा हूँ। भैया, मैं सच बता रहा हूँ, मम्मी ने ना इन दोनों को एक कमरे में रखकर बहुत गलत किया। मैंने तो कहा ही था सुमित कि जिस दिन ये एक टीम बन गई हमारी कोई अहमियत नहीं रहेगी। चल तू भी ऊपर हॉल में ही सो जा आज। मुझे नहीं लगता ये पंचायत आज खत्म होने वाली है। मेरी बीवी अब मेरी नहीं रही, वो तुम्हारी बीवी की हो चुकी है। इसी तरह मायूस होकर दोनों भाई हॉल में सोने चले गए। अगले दिन शाम को सुमित्रा जी हॉल में बैठी अपना फेवरेट टीवी सीरियल देख रही थी। घड़ी में 5 बज चुके थे। घर का नियम था कि 5 बजे सबको चाय मिल जाती थी, लेकिन आज किचन में कोई खटपट नहीं हो रही थी। अरे दक्षा, नेहा, शाम हो गई है, चाय वाय का कोई इरादा है या नहीं? 5 मिनट बीत गए पर ऊपर से कोई जवाब नहीं आया। अरे दक्षा, नेहा, कहाँ हो दोनों? सुनाई नहीं दे रहा क्या? कब से गला फाड़े जा रही हूँ मैं। अभी भी कोई जवाब नहीं। सुमित्रा जी को लगा कि शायद वो दोनों किसी बात पर बहस कर रही है या फिर किसी काम में फंस गई है। झुंझलाते हुए सुमित्रा ने टीवी बंद किया और बड़बड़ाते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगी।
पता नहीं क्या करती रहती है दोनों। नीचे का कमरा बन गया है फिर भी दोनों ऊपर ही घुसी हुई हैं। आज सुमन की क्लास लगाती हूँ। ना समय पर चाय बनानी है और ना ही कपड़े प्रेस करने हैं। सुमित्रा जी तेज कदमों से दक्षा के कमरे के दरवाजे तक पहुंची। उन्होंने झटके से दरवाजा खोला। अंदर का नजारा देखकर उनके गुस्से के गुब्बारे की हवा ही निकल गई। नेहा बेड के किनारे बैठी थी और दक्षा उसके पीछे बैठकर आराम से उसके बालों में फ्रेंच चोटी बना रही थी। सामने प्लेट में कुछ नमकीन और बिस्किट रखे थे। ये क्या हो रहा है यहाँ? मैं नीचे गला फाड़ फाड़ कर चाय के लिए चिल्ला रही हूँ और तुम दोनों यहाँ पार्लर खोल कर बैठी हो। ऐसा क्या जादू हो गया 15 दिनों में जो तुम एक दूसरे को छोड़ती ही नहीं हो? ल- वो मम्मी जी, वो भाभी मुझे बता रही थी कि उन्होंने कॉलेज में एक बार अपने किसी प्रोफेसर की नकल उतारी थी। इतनी मजेदार कहानी है मम्मी जी, आप भी सुनोगी तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगी। बस 5 मिनट और। भाभी की कहानी खत्म होते ही मैं नीचे आकर मस्त अदरक इलायची वाली चाय बनाती हूँ हम सबके लिए। हाँ, मम्मी जी। अ, और ये चोटी भी बस हो ही गई है। अब चलिए हम दोनों साथ में चाय लेकर आते हैं। सुमित्रा ने उन दोनों को इस तरह हँसते खिलखिलाते और बहनों की तरह साथ बैठे देखा तो उन्हें समझ नहीं आया कि वो डाँटे या खुश हो। जिस घर में पहले सन्नाटा पसरा रहता था, आज वहाँ खिलखिलाहट गूंज रही थी। लो, हो गया कल्याण। मैंने तो इन दोनों को 15 दिन के लिए रेनोवेशन के चक्कर में एक कमरे में भेजा था। मुझे क्या पता था कि कमरे के साथ साथ इन दोनों के रिश्तों का भी रेनोवेशन हो जाएगा। अब तो मुझे लगता है चाय भी मुझे खुद ही बनानी पड़ेगी, क्योंकि इन दोनों की बातें तो अब जिंदगी भर खत्म नहीं होने वाली। सुमित्रा जी मुस्कुराते हुए सिर हिलाती है और नीचे किचन की तरफ चली जाती है। पीछे कमरे से दक्षा और नेहा के ठहाकों की आवाज फिर से गूंजने लगती है। एक पुरानी कहावत है कि दो औरतें एक ही छत के नीचे शांति से नहीं रह सकती, लेकिन दक्षा और नेहा ने साबित कर दिया था कि अगर झिझक की दीवार गिर जाए तो देवरानी और जेठानी भी दुनिया की सबसे अच्छी सहेलियां बन जाती हैं।